क्लास तो चलाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल के क्लासेस है, विज्ञान तो बिना प्रैक्टिकल क्लास नहीं चलेगा। IIT हो या साइंस के जितने भी क्लासेस होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो आप थ्योरी का क्लास तो चला लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? तो कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस से सबको अपना शिक्षा दे पाएंगे, कितना सक्सेसफुल होगा ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आज जो विषय रखा गया है इस विद्वत परिषद गोष्ठी में, वो शिक्षा की चुनौतियों और उसके अवसर के रूप में दिया गया है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए और ये कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षा की चुनौतियाँ और अवसर जो विषय है ये बड़ा ही रिलेवेंट है आज के समय में। इस पर हमें विचार करना चाहिए, और विचार करते हुए आप बहुत सारे इसमें विद्वान जन शामिल हुए हैं, उनका विचार आएगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और हम हो सकता है अंतिम निष्कर्ष पर कुछ पहुंचे जो शिक्षा के क्षेत्र में लाभकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। तो मैं आग्रह करता हूँ अपने बीच उपस्थित हैं मान्यवर श्रीमान दिलीप कुमार झा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आज हम सबों का मार्गदर्शन करें। मान्यवर दिलीप कुमार झा जी इस ऑनलाइन गोष्ठी में जूम ऐप के साथ अपने जुड़े हुए इस प्रदेश के सचिव श्री गोपेश जी एवं सभी प्रबंधन के महानुभाव, प्रधानाचार्य बंधुओं, पूर्णकालिक एवं प्रवासी कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सामयिक विषय को लेकर आज की ये गोष्ठी वेबिनार के रूप में आयोजित है, क्योंकि हम सभी आज फेस टू फेस उपस्थित होकर किसी भी विषय को लेकर विचार विमर्श करने की स्थिति में नहीं। कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हम सब पहले यह सोच रहे थे कि लॉकडाउन के बाद की दुनिया वो हम लोगों के लिए अनुकूल हो जाएगी। जब लॉकडाउन लगा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉक करने की घोषणा की थी, तो उस समय यह लग रहा था कि इस लॉकडाउन के बाद हम सब सुकून मनाएंगे, स्थिति सामान्य होगी, हमारे विद्यालय खुलेंगे, शिक्षा की गतिविधियां चलेंगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद की दुनिया वो बिल्कुल लॉकडाउन के पूर्व, लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति रही, आज हम उससे भी जटिल स्थिति में अपने को पा रहे हैं। और अब यह मान के हम चले कि कोरोना के बाद की दुनिया की प्रतीक्षा करना बेकार है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड अब कभी नहीं आएगा, विद कोरोना वर्ल्ड होगा। हम सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना के बाद की दुनिया का, तो वो इंतजार जो है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, वो मंजिल हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज जो विषय आपने रखा है कि कोविड-19 के इस पेंडेमिक पीरियड की हमारी जो शिक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में भी अवसर की तलाश, ये जो विषय है, तो वास्तव में आज ये विचारणीय विषय है कि कोरोना वायरस इस दुनिया के अंदर वातावरण में आ गया है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, और इसी रूप में कहीं कम कहीं ज्यादा यह वायरस रहने वाला है। और जब तक किसी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो जाती है,
वैक्सीनेट करने की व्यवस्था, कोई मेडिसिन, टीका ये उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक हमारी बेचैनी ज्यादा रहेगी। लेकिन हम उम्मीद करें, आशा करें कि शीघ्र ही, आज जितना प्रयास समूचे विश्व में हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है, अन्य देशों में भी हो रहा है, कि इसकी दवा कैसे जल्दी से जल्दी आ जाए, इसका जो एक प्रयत्न चल रहा है, यह प्रयत्न बहुत जल्दी सफलता की मंजिल को प्राप्त करे, इसके लिए हम सभी शुभकामना करें। जब हम पूजा करने लगते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी ये शुभकामना भी करें, भगवान से यह भी मांगे, हे भगवान, कोरोना की समाप्ति के लिए कोई न कोई दवा हो। कोरोना तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन कोरोना जनित जो बीमारी है, उस बीमारी के प्रति आज जो लोगों की बेचैनी है, जो चिंता है, जो अवसाद है, जो संकट है, वो संकट समाप्त हो। यह समाप्त हो सकता है जब वैक्सीनेट हो, और उस वैक्सीनेट करने की व्यवस्था होगी, और फिर उस समय हमारा तनाव घटेगा, हमारा अवसाद घटेगा। आज जो हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं, बहुत सारे लोग घबराहट में, हड़बड़ाहट में, अवसाद के कारण, उद्वेग के कारण, भय के कारण आज इस दुनिया से चले जा रहे हैं। इसलिए आज इस पैंडेमिक के कारण सबसे बड़ी जो चुनौती है, वह है जीवन को बचाने की चुनौती। अगर जान है तो फिर जहान है। इसलिए ये लाइफ को बचाने की चुनौती, लोगों को बचाने की चुनौती, जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, भैया बहन हैं, उन भैया बहनों को बचाने की चुनौती, ये शिक्षा नहीं होने की चुनौती से बड़ी चुनौती। इसलिए इस चुनौती का सामना करना, ये अभी हम सब लोगों का धर्म है। हम विद्यालय के कर्ता धर्ता होने के कारण, आचार्य होने के कारण, प्रधानाचार्य होने के कारण, प्रबंधक वर्ग में होने के कारण, पूर्णकालिक होने के कारण, हमारी ये भूमिका है कि समाज के अंदर इस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना कि लोग भय की स्थिति में नहीं जिए, क्योंकि अभी की सबसे बड़ी चुनौती भय, फियर है। और यह मनुष्य जब लगातार भय में होता है, तो जो मनुष्य के अंदर जो वाइटल पावर होता है, जो संजीवनी शक्ति होती है, जीने की शक्ति होती है, उस शक्ति का क्षरण होता है। और उस शक्ति का अगर लगातार क्षरण होगा, तो इसका मतलब है कि जो वाइटल पावर है, वो वाइटल पावर जो है वो समाप्त होता जाता है। और ये वाइटल पावर जब पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो यही मृत्यु है, यही डेथ है। तो इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है, इस चुनौती की स्थिति में हमारी भूमिका है, हम विद्यालय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भूमिका है कि समाज के अंदर, बच्चों के अंदर, अभिभावकों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना कि कोविड-19 से बचाव के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हमारी जागरूकता हो, साथ ही साथ जागरूकता के साथ साथ हमारी सतर्कता हो, सतर्कता के साथ साथ जो क्रियान्वयन के बिंदु हैं, जो कुछ करने के लिए निर्देश दिया गया है, उन निर्देशों का पालन, ये आज की सबसे बड़ी बात है। और उन निर्देशों में एक निर्देश ये भी है कि हम अपने विद्यालय को कैसे ठीक ठाक रखें। इस विषय पर थोड़ा मैं आगे आऊंगा। तो एक तो आज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे हम समाज को बचावें कोविड-19 के प्रकोप से। यह सबसे बड़ी चुनौती। और आज की जो दूसरी बड़ी चुनौती है, आज एजुकेशनल क्राइसिस, शिक्षा के क्षेत्र में एक संकट की स्थिति चल रही है। हम सब ये देख रहे हैं, आज इस कोरोना वायरस के कारण न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण दुनिया के अंदर आज शिक्षण संस्थान बंद है। चाहे वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो,
पूरी दुनिया के अंदर ही बंद। आज बच्चों की शिक्षा वो नहीं हो पा रही है, विद्यालय में आकर के जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। शिक्षा का मतलब ये ऑनलाइन सपोर्ट केवल नहीं होता है, एक कठिन परिस्थिति है। उस कठिन परिस्थिति में हम आज सहयोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने बच्चों को। लेकिन वास्तव में आज जो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती में बच्चों के अंदर जो एक सोशल एवेकनिंग होना चाहिए, जो सामाजिक सोच का विकास, सामाजिक जागरूकता का विकास होना चाहिए, एक पीयर टू पीयर जो इंटरेक्शन होता है विद्यालय में आने के बाद, यानी अपने मित्रों के साथ बातचीत करना, जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, आज ये ऑनलाइन टीचिंग के अंदर वे सारी बातें नहीं हो रही। इसलिए आज हम कठिन परिस्थिति में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा या अबाध गति से चले, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो अबाध गति से चले। क्यों? ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने की ये समस्या नहीं है। हम ठोस रूप में अभी 2 वर्षों की योजना लेकर के चले। ये इस प्रकार से ऑनलाइन सपोर्ट देकर के बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को इस प्रकार से सीखने सिखाने की प्रक्रिया करके और उनके ज्ञान का संवर्धन करना, ये प्रक्रिया अभी चलेगी निश्चित रूप से, अभी लंबी अवधि तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसलिए आज जो शिक्षा क्षेत्र के समक्ष, स्कूली शिक्षा के समक्ष, हम सब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे समक्ष जो ये चुनौती आई है, इस चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है कि इस चुनौती को एक अवसर के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम कैसे बदलें। इस चुनौती को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में तभी बदल सकते हैं जब हम जो आज ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, जो हम डिजिटल क्लास आज हम चला रहे हैं, और वो भी डिस्टेंस मोड में चला रहे हैं, रिमोट मोड में चला रहे हैं, फेस टू फेस क्लास नहीं चला रहे हैं, डायरेक्ट क्लास नहीं चला रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी ये हमारे आचार्यों के अंदर कैसे बढ़े, यह आवश्यकता है। ये डिजिटल लर्निंग का जब तक वातावरण नहीं बनेगा, तब तक हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए आज जो विद्यालयी शिक्षा के समक्ष जो चुनौती है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्चुअल क्लास के माध्यम से, डिजिटल लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से जो आज हम बच्चों को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस सपोर्ट को हम कैसे मजबूत बनावे, इसका दृढ़ीकरण कैसे करें, इसके लिए आवश्यक है कि डिजिटल लर्निंग का एक बहुत अच्छा माहौल बनना, और यह डिजिटल लर्निंग का माहौल दोनों के बीच में बनना चाहिए, हमारे बच्चों के बीच में भी बनना चाहिए, हमारे आचार्यों के बीच भी बनना चाहिए। क्योंकि आचार्यों के अंदर जब तक इस डिजिटल लर्निंग की दृष्टि से क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तभी तक बच्चों के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न हो कि हम पहले हमारे जो आचार्य, ये बहुत आज सुखद अनुभूति हो रही है कि ये कोरोना वायरस से पहले हम सब लोग आज जूम मीटिंग से साथ जुड़े हुए हैं, कभी जियो मीटिंग के साथ हम जुड़ते हैं, कभी अन्य ऐप्स के साथ जुड़ करके हम आज मीटिंग करते हैं। ये सारी कुशलताएं हमारे अंदर नहीं, इन सारी चीजों का कोई कॉग्निशन भी नहीं था, कोई जो एक ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, वो भी हमारे पास में नहीं था, ना हमारी जागरूकता थी। लेकिन आज हम सब जगह हैं, इस तरह के डिजिटल एप्स का उपयोग करके आज हम इस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, आज हम शिक्षण का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से आचार्य जो कंप्यूटर से दूर थे, कंप्यूटर के माध्यम से होने वाली शिक्षा की प्रक्रिया से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, आज वैसे लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी है, क्षमता बढ़ी है। आप सबने अपनी क्षमता बढ़ाई है, दूसरों की क्षमता बढ़ाने में आप सहयोगी हो रहे हैं। यह निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आई है डिजिटल लर्निंग की दृष्टि से। लेकिन मैंने कहा अभी यह प्रक्रिया लंबी चलती है,
कल विद्यालय अगर खुल भी जाए तो तुरंत विद्यालय सामान्य होगा, यह स्थिति नहीं। बहुत सारे बच्चे विद्यालय एक साथ आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं, छोटे खास करके जो हमारे प्राइमरी कक्षा तक के जो अभिभावक हैं, ऐसे अभिभावक भय के कारण, आशंका के कारण बहुत दिनों तक विद्यालय खुलने के बावजूद अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। कुछ बच्चे आएंगे भी, हो सकता है वो रेगुलर विद्यालय अटेंड नहीं कर सके, महीने में 5 दिन आएंगे, 7 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे। हो सकता है कि विद्यालय जितने दिन खुलते हैं सारे दिन वे नहीं आ सके। इसलिए हम लोगों को आज इस बात पर विचार करना होगा कि कल होकर के जब थोड़ी भी स्थिति सामान्य होगी, उस समय जब विद्यालय खुलेगा और खुलने के साथ हमारे सारे बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, उस समय हमारा जो टीचिंग मोड होगा, जो बच्चों को सहयोग करने का जो हमारा तरीका होगा, पद्धति होगी, वो पद्धति हमारी क्या होगी, इस पर विचार करना। तो मैं ये समझता हूं कि इंटीग्रेटेड रूप में प्रयास करना होगा। इंटीग्रेटेड प्रयास ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही मोड्स को अपनाना होगा। हमें ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये ऐप जो आज टीचिंग एप्स बने हुए हैं, टीचिंग लर्निंग एप्स, उन एप्स की मदद से, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके हम बच्चों को सहयोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम बच्चों को सहयोग करेंगे। तो ये कुशलता हमारी उस समय भी काम आएगी जिस समय हमारा विद्यालय डायरेक्ट चलेगा, फेस टू फेस चलेगा, लेकिन उस समय भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अब शिक्षा क्षेत्र से ये डिजिटल लर्निंग का जो एक अवसर है बच्चों को उपलब्ध कराना, इसकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई रहेगी। इसलिए आज आवश्यकता है कि जैसे बैंक में काम करने वाले जो भी होते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो एक क्लर्क हो, प्रत्येक को कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है, कंप्यूटर पर बैठ करके काम करना होता है। इसलिए इस शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक है कि कंप्यूटर लर्निंग के बिना, ये डिजिटल लर्निंग के बिना कल होकर के टीचर्स का सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। ये अनिवार्य करना होगा इस डिजिटल लर्निंग को। कल जब न्यू अपॉइंटमेंट आप करेंगे, नई नियुक्तियां आप आचार्यों की करेंगे, भले ही वो गणित के आचार्य हैं, अंग्रेजी के आचार्य हैं, आचार्य की नियुक्ति हम विज्ञान के लिए कर रहे हैं, आचार्य की नियुक्ति हम इतिहास के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह देना होगा कि डिजिटल लर्निंग अनिवार्य है। डिजिटल मोड में बच्चों को सहयोग करने की क्षमता यह आवश्यक है। यह एक बहुत बड़ा चेंज शिक्षा क्षेत्र में कल होने जा रहा है। इसलिए कोविड-19 तो निश्चित रूप से यह पैंडेमिक है, यह एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इस संकट के गर्भ से जो यह एक अवसर निकला है, ये डिजिटल जागरूकता के लिए एक अवसर जो निकला है, ये डिजिटल क्षमता के विकास के लिए जो अवसर निकला है, एक डिजिटल लर्निंग का जो वातावरण बनाने की दृष्टि से जो एक अवसर हम सबको मिला है, निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग करके हम कैसे शिक्षण की प्रक्रिया को गुणवत्ता युक्त बना सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम बच्चों को सहयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो विद्यालय कल होकर के ऐसा कर पाएगा, वही विद्यालय कल होकर के सरवाइव करेगा, वही विद्यालय समाज में यशस्वी होगा। इसलिए हम सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आज इस पक्ष पर हम विचार करें कि इस संकट की स्थिति को हम इस प्रकार से डिजिटल लर्निंग का वातावरण बना करके कैसे हम लाभ दें। और इसमें एक पक्ष को और जोड़ना होगा। हम यहां तक सीमित नहीं रहे। ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये जो टेक्नोलॉजी की जो समझ है, ये केवल बच्चों को नहीं चाहिए आज, ये केवल आचार्यों को नहीं चाहिए, बल्कि ये त्रिध्रुवीय हो गया है, ये ट्राइपोलर हो गया है। आपकी ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये तभी सफल होगा जब इसका जो 3 ध्रुव है, ये त्रिभुज के 3 जो शीर्ष हैं, ये 3 शीर्ष में से एक शीर्ष पर हमारे बच्चे हैं, एक शीर्ष पर हमारे आचार्य हैं और एक शीर्ष पर हमारे अभिभावक हैं।
इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अगर हम बच्चे जिनको हम व्हाट्सएप से कुछ सामग्रियां भेजेंगे, ये कंटेंट भेजेंगे, कोई वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर टेक्नोलॉजी, उनको तो टेक्नोलॉजी की बहुत समझ नहीं होगी, उन चीजों को वो लैपटॉप पर ला करके अथवा टैब पर ला करके अथवा अपने स्मार्ट मोबाइल पर ला करके उन चीजों को देखना और फिर उन चीजों को देख करके, सुन करके और अपनी पुस्तिकाओं में काम करना, ये उनके लिए कठिन होगा अगर घर पर उनको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है। अगर घर पर सपोर्ट देने वाले उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके भाई बहन नहीं। इसलिए कल होकर के थोड़ी भी अगर सामान्य स्थिति हो, अरे या आज भी हम कर सकते हैं, अभिभावक की छोटी छोटी गोष्ठियां, इस प्रकार से वर्चुअल गोष्ठियां, जैसे हम अभी वर्चुअल वेबिनार में हम सम्मिलित हुए हैं, इस प्रकार की वर्चुअल गोष्ठियां आयोजित करके एक प्रयास हम सबको करना चाहिए। आज रोहतास विभाग के हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आचार्यों की एफिशिएंसी तो बढ़े ही, लेकिन हमारे अभिभावकों के अंदर भी इस प्रकार की क्षमता का विकास हो। इसमें एक परेशानी होगी, हमारे बहुत से अभिभावक हैं जो इनका लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक नहीं है, ऐसे लोगों के साथ परेशानी होगी। तो हम इसमें दो प्रकार का लक्ष्य लेकर के काम करें। एक लक्ष्य कि जिन अभिभावकों की अंडरस्टैंडिंग इस दृष्टि से अच्छी है, उनकी एफिशिएंसी ये डिजिटल शिक्षण की दृष्टि से, डिजिटल लर्निंग की दृष्टि से हम उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ावे कि वे बच्चों को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकें। लेकिन दूसरी ओर हमारे जिन परिवारों में जिन बच्चों के अभिभावक बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, केवल लिटरेसी है, ऐसे अभिभावकों को कम से कम जागरूक कर दें। भले ही वो डिजिटल एफिशिएंसी उनके पास में नहीं हो, लेकिन वो डिजिटल एवेकनिंग हो जाए। ये चीज बहुत उपयोगी है और इसके माध्यम से आप बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का अर्थ होता है कि अगर बच्चों को सक्रिय कर दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आज जिनके अभिभावक के पास में स्मार्ट सेट नहीं है, इसलिए ऐसे अभिभावकों का प्रोत्साहन करना, उनको इनकरेज करना कि आप एक स्मार्ट सेट की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक 2 वर्षों तक 3 वर्षों तक इस प्रक्रिया से शिक्षण होना है। कम से कम 25% शिक्षण तो अब हमेशा इस प्रकार से डिजिटल मोड में ही होना है। ऐसे अभिभावकों की गोष्ठी होनी चाहिए। वे भले ही एंड्रॉइड सेट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड सेट का उपयोग करके बच्चों को सीखने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। उस प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए कोई व्यवस्था बना सकते हैं। ये जागरूकता, ये समझ अगर पैदा हो गई तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी क्रांति इस माध्यम से भी हम ला सकते हैं। और जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हम डिजिटल लर्निंग के माध्यम से करते हैं, इस प्रकार का हमारा अगर प्रयास रहे तो वो डिजिटल लर्निंग के लक्ष्य को हम बहुत हद तक प्राप्त कर सकते हैं। और आज की ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं। अभी एक सर्वे हुआ है, पूरे देश के स्तर पर सर्वे हुआ है, सभी प्रकार के विद्यालयों का सर्वे हुआ है। उसमें शासकीय विद्यालय भी, गैर शासकीय विद्यालय भी, गैर शासकीय विद्यालय में अपने विद्या भारती के विद्यालय भी, और देश के अंदर जो विभिन्न गैर शासकीय संगठनों के द्वारा, एनजीओज के द्वारा जो चलने वाले विद्यालय हैं, वे सभी विद्यालय हैं। उन सबको लेकर के जो एक सर्वेक्षण सामने आया है, अभी भी देश के लगभग 62% बच्चे वे डिजिटल लर्निंग से जुड़े हुए नहीं। आज भी मुश्किल से 38 to 40% बच्चे ही डिजिटल लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सुखद स्थिति है, यह विद्या भारती की दृष्टि से हम कार्यकर्ताओं के लिए, ये विद्या भारती विद्यालय के बच्चे आज मुझे लग रहा है इस बहुत सारे विद्यालय में तो मोर देन 80%, 90% भी बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ विद्यालय है जहां नहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा परसेंटेज अगर इन होल संपूर्णता में अगर हमारा प्रतिशत निकाला जाए तो वो प्रतिशत जो है वो आज 60% से कम नहीं होगा। इसलिए आज संपूर्ण देश का जो परसेंटेज है उससे हम बहुत आगे चल रहे हैं। यह एक सुखद स्थिति।
लेकिन फिर भी इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अगर हमारा प्रयत्न ज्यादा हो तो वास्तव में इससे हम एक अच्छा अवसर निकाल करके अपने बच्चों को, समाज को ज्यादा से ज्यादा हम लाभान्वित कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार का विचार मेरा बनता है इस संदर्भ में, शिक्षण की प्रक्रिया के संबंध में। और इसका क्वालिटी हो तो क्वालिटी के लिए जो कंटेंट हम तैयार करते हैं आज वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैंने पहले ही विषय रखा कि आचार्यों की क्षमता जितनी अधिक बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से इस डिजिटल लर्निंग की गुणवत्ता का विकास उतना अधिक होगा। इसलिए मैं बहुत अधिक उस विषय में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप समय की भी एक सीमा है, इसलिए उस विषय में मैं बहुत अधिक नहीं जा पाऊंगा। और अगली बात कि आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है कि लोग घबराए हुए हैं। मैंने पहले भी कहा, अभिभावकों में घबराहट है, बच्चों में घबराहट है, और लोग दुखी भी हैं, उदास भी हैं। हम विद्यालय के लोग, चाहे आचार्य हो, प्रधानाचार्य हो, प्रबंधकारिणी समिति के लोग हो, अभी ये जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लोगों के अंदर भय है, आशंका है, सभी के लोग परेशान हैं कि कब किनको संक्रमण हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेडिंग की भी स्थिति बनती जा रही है। इस परिस्थिति में आवश्यकता है कि काउंसलिंग, इसलिए केवल टीचिंग नहीं, हमें काउंसलिंग पर भी विचार करना है। ये काउंसलिंग इस प्रकार से ऑनलाइन गोष्ठियां करके ये काउंसलिंग हो सकती है। हमारे आचार्य व्यक्तिगत बहुत से हमारे अभिभावक हैं जिनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ऐसे अभिभावकों के साथ फोन पर जुड़ करके, या थोड़ी सी भी अगर लॉकडाउन वगैरह की स्थिति नहीं रहे, अगर कोई हॉट स्पॉट एरिया में हमारा विद्यालय नहीं है या कंटेनमेंट एरिया में हमारा विद्यालय नहीं है और वहां मूवमेंट की सुविधा है, तो ऐसे स्थानों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभिभावकों तक पहुंच करके और उनके बच्चे के बारे में, उनके परिवार के बारे में हम एक सही काउंसलिंग कोविड-19 से बचाव के लिए दे सकते हैं। कि आप अपनी जीवन शैली कैसे रखें, आप कैसी रखें, आप खान पान की स्थिति को किस प्रकार से ठीक बनाए रखें, इन सारे बिंदुओं पर हम काउंसलिंग करें। दूसरा, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वो शिक्षण की प्रक्रिया किस रूप से चले, इसकी भी काउंसलिंग। तो ये काउंसलिंग को बहुत अधिक बढ़ाने की आज जरूरत है। अभिभावकों का काउंसलिंग और बच्चों का काउंसलिंग, ये दोनों का काउंसलिंग जो है आज ये बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बिंदु पर भी हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि आज की बहुत बड़ी चुनौती है क्या करें नहीं करें। ये जो इन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, इन्हें फिक्स लोग हैं, कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना नहीं करना। इस परिस्थिति में एक ठोस अगर हम सलाह लेकर के, परामर्श लेकर के समाज में जाते हैं, अभिभावकों के बीच में जाते हैं, अपने बच्चों के बीच में जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हमारे विद्यालय के प्रति, हमारे प्रति समाज में, हमारे अभिभावकों में, बच्चों में एक अच्छी धारणा का निर्माण होगा, एक अच्छी धारणा बनेगी। और यह धारणा जितनी अच्छी बनेगी तो स्वाभाविक रूप से विद्यालय लाभान्वित होगा। इसलिए ये जो चुनौती है हमारी, इस चुनौती का सामना करने के लिए भी हम सबको प्रयत्न करना होगा। आज की एक बहुत बड़ी चुनौती आर्थिक चुनौती। आज अर्थ के संकट से सरकार भी गुजर रही है, कंपनियां गुजर रही है, हमारे विद्यालय भी आज अर्थ संकट से गुजर रहे हैं। क्योंकि लगभग मार्च से ही 22-23 मार्च से विद्यालय की गतिविधियां बंद है। अभिभावकों के अंदर एक अविश्वास का वातावरण है, आशंका का वातावरण है, विद्यालय कब खुलेगा। बहुत सारे लोगों में यह धारणा बन गई है कि अब इस सत्र में तो कुछ होना नहीं। इसलिए छोटे बच्चों का जो विद्यालय है, उन विद्यालयों के सामने तो एक बहुत बड़ा संकट है। जो हमारे प्राथमिक स्तर के विद्यालय, शिशु मंदिर है, उन विद्यालयों के समक्ष संकट है। ऊपर की कक्षाओं में, खास करके 9, 10, 11, 12 में संकट की स्थिति कम रहेगी, इसलिए कि वहां बच्चों को क्लास प्रमोशन की जरूरत है। हो सकता है बहुत से अभिभावक ये नहीं चाहें
कि बच्चों का जो है सेशन गैप हो, वो ये 1 साल बर्बाद हो जाए, ये नहीं भी चाहिए। लेकिन नीचे के स्तर पर, क्योंकि छोटे सरकार का भी ये निर्देश है, स्वास्थ्य विभाग का भी निर्देश है कि 10 वर्ष तक के बच्चों को बाहर निकलने के लिए नहीं देना है। इस परिस्थिति में अभिभावकों के बीच में एक निराशा की स्थिति अभी विद्यालय के पक्ष में बनती है, और यह निराशा की स्थिति ये पूरे सत्र को बर्बाद करने वाली है। इसलिए इस परिस्थिति में हमारे समक्ष एक कठिन चुनौती या आर्थिक चुनौती है। इसलिए हम सब लोगों को इस प्रकार की परिस्थिति में बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने विद्यालय को बनाए रखें। साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी काउंसलिंग बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे प्रधानाचार्य, जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग, वे हमारे जो आचार्य हैं, जो कर्मचारी हैं, कार्यालय कर्मी हैं, तो उन लोगों के साथ वार्ता करना, और हमारी जितनी स्थिति बने, अगर 50% पेमेंट की स्थिति है तो 50% करें, 25% की स्थिति है 25% करें। बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम अभिभावकों के साथ संपर्क करें। संपर्क करने से थोड़ा फोन पर भी अगर हम उनके साथ संवाद करते हैं, तो कुछ वातावरण का निर्माण करके उनके मन को थोड़ा सा दृढ़ करके, अगर कुछ भी सहयोग प्राप्त करने में कुछ हम भी सहयोग करेंगे, हम बच्चों को सहयोग करेंगे। बहुत से अभिभावक जो अभी उदासीन है, अरे क्या होना है ऑनलाइन टीचिंग में, ऐसे अभिभावकों को एक दृष्टि देने का प्रयत्न करना, उनको अगर हम इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, और उनसे थोड़ा सा उनके भावनात्मक पक्ष को हम उभारने का प्रयास करते हैं कि आपके बच्चों को हम वर्षों तक पढ़ा रहे थे, आज की कठिन परिस्थिति में आप हमें पूरा सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आधा सहयोग कीजिए, आपकी स्थिति नहीं है तो चौथाई सहयोग कीजिए। इस प्रकार से एक बार हम सबको संपर्क संवाद स्थापित करके और उनके हृदय को जीतते हुए, उनके मन को ठीक करते हुए, हम सबको अर्थ की दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत परेशान हैं, और जो हमारे बड़े विद्यालय हैं, उनकी भूमिका बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में अगर थोड़ी भी स्थिति हो, अगर आप अपने आचार्यों को 50% पेमेंट देने की स्थिति में है, तो उन्हीं में से कुछ बचा करके ये जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को भी कुछ सपोर्ट करना, कुछ संरक्षण देना, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है ये अर्थ का संकट। तो इस अर्थ के संकट से हम कैसे अपने विद्यालयों को उबार तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी अपने कार्यकर्ताओं का कुछ न कुछ सपोर्ट करके, कुछ न कुछ सहयोग करके, और हम स्थिति को एक सामान्य स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारा एक जो प्रयत्न होगा, उस दृष्टि से अगर इतना भी अगर उसका निष्कर्ष परिणाम आता है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ये लाभ की स्थिति है, ये हमारे हित की स्थिति है। इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रधानाचार्यों से आग्रह है कि टीचिंग का मतलब केवल टीचिंग नहीं होता है। टीचिंग का मतलब होता है कि हम जो सिलेबस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सिलेबस का ट्रांजैक्शन है। टीचिंग का मतलब होता है सोशल जो अवेयरनेस होता है, सोशल स्किल का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर करना, और उसका जो एक अवसर होता है, हम क्लासरूम में जो बच्चों को देते हैं, बच्चे विद्यालय आते हैं, वे अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, वे अपने आचार्य के साथ मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो इसके कारण एक सामाजिक कुशलता का विकास जो होता है, आज उस कुशलता का विकास ये ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस परिस्थिति में भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि आज अभिभावकों का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। कि बड़े बच्चे हैं तो डायरेक्ट हम उनको भी निर्देश भेज सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो क्या करना, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये अगर इन बातों का निर्देश, और फिर सुबह से लेकर के रात्रि तक की दिनचर्या उनकी, उस दिनचर्या में केवल पढ़ाई लिखाई का समावेश नहीं, वरन उनके संस्कार संवर्धन की दृष्टि से, चरित्र निर्माण की दृष्टि से, जो पाठ सहगामी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की दृष्टि से भी उनके विकास की स्थिति बनी रहे, उसकी रेगुलरिटी ठीक ठाक रहे,
इस दृष्टि से भी हम अगर कुछ लिखित निर्देश ऑनलाइन ही भेजते रहें, अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो फिर हम कोई प्रिंटेड मटेरियल्स भी उनके पास में भेज सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर हम प्रयत्न करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आज जो एक आरोप आ रहा है डिजिटल लर्निंग पर कि इसके कारण बच्चों के अंदर जो सामाजिक कुशलता का विकास होना चाहिए, संवाद की कुशलता का जो विकास होना चाहिए, और सामाजिक कुशलता और संवाद की कुशलता के विकास के आधार पर जो एक व्यक्तित्व निर्माण की जो बात हो रही है वो बात इसके अंदर नहीं हो रही है, तो उस आरोप से हम बहुत अधिक अपने विद्यालय को, इसलिए इस दृष्टि से भी हमारा प्रयत्न इस महामारी के बीच में निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रयत्न होगा तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय जो है वह समाज में जिस रूप में पूर्व में यशस्वी था, स्थापित था, प्रतिष्ठित था, उसी रूप में आगे भी बना रहेगा। एक तो इस दृष्टि से भी हम सबको निश्चित रूप से विचार करना है। और मैंने ये कहा कि टीचिंग लर्निंग में केवल ट्रांजैक्शन नहीं है, विषय को भेज दिया वो टीचिंग नहीं है, उसके साथ सोशल स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए कुछ निर्देश देना, चरित्र का निर्माण होना चाहिए, संस्कार का संवर्धन होना चाहिए। उस दृष्टि से हमारा काउंसलिंग कुछ न कुछ लिखित निर्देश, और तीसरा पक्ष एवोल्यूशन का पक्ष, मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षण का यह पार्ट है, बल्कि यह अभिन्न अंग है, पार्ट एंड पार्सल कहिए, यह अभिन्न अंग है। अगर टीचिंग के साथ एवोल्यूशन नहीं हो तो टीचिंग की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती। ये एवोल्यूशन हम टेस्ट पेपर्स बना करके बच्चों को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, उसके माध्यम से हो, और जहां पर थोड़ा जाने आने की सुविधा है हम बच्चों को पहुंचा सकते हैं, प्रिंटेड टेस्ट पेपर्स जो है उनको पहुंचा सकते हैं, उनकी जांच करके बच्चों को उसके परिणाम से अवगत करा सकते हैं। एक तो ये। दूसरा तरीका कि एग्जामिनेशन, जो हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन हम जो लेते हैं, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हम सितंबर में लेते हैं। ये सितंबर में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हम लें, लेकिन आपको याद होगा आप सबको कि वर्षों पहले सीबीएसई का एक सजेशन आया था, 6-7 वर्ष हो गया, कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम हमें लाना है, लेकिन समर्थन नहीं मिल पाया पूरा। बहुत से लोगों ने विरोध भी कर दिया कि ओपन बुक सिस्टम से जो है बच्चों की क्वालिटी घटेगी, बच्चों की गुणवत्ता घटेगी, बच्चों में अध्ययनशीलता घटेगी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में अभी सीबीएसई का गाइड आया है, संजय जी हैं, नगलेश जी हैं, एफिलिएटेड विद्यालय में, शायद ये लिटरेचर आप सबके ध्यान में आया होगा। तो अभी की परिस्थिति में अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हम सारे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ऊपर की कक्षा के कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं तो वो बहुत बड़ी बात है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा है कि हम क्यों नहीं ओपन बुक एग्जामिनेशन एट होम, ओपन बुक एग्जामिनेशन नॉट इन स्कूल बट एट होम, इस मोड में हम क्यों नहीं एग्जामिनेशन करा दें, सभी अभिभावकों को सूचना दे दें। ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, इस माध्यम से प्रोत्साहन दे दीजिए कि सारी बच्चे किताबें भी खरीद लें। अगर बच्चे किताबें खरीद लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे विद्यालय आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन उनको लगेगा कि चलो कुछ भी फीस दे करके अपने बच्चे के नाम को नियमित बनाए रखें। यह एक वातावरण बन सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन पेपर दे दें, ऑनलाइन भेज दें, या हम फिजिकली जाकर के क्वेश्चन पेपर दे दें और उनको हम कहें कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एक कॉपी लेकर के सभी विषयों के आंसर उसमें तैयार करें। वो आंसर बुक्स देख करके आप बनावें, वो आंसर बच्चे अपने पिताजी से, माताजी से, भाई बहन से पूछ करके बनावें, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव हो, वर्णनात्मक हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देना। इससे एक टैलेंट का विकास होगा, खोजी प्रतिभा का विकास, ये सर्चिंग टैलेंट जो बच्चों के अंदर आता है, इस क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार का एक सुंदर साहित्य बना करके अभिभावक और बच्चों को दे करके, और अगर हम ये एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और अभी सीबीएसई का तो इसमें ये भी सुझाव आया है कि इस बार हम दोनों एग्जामिनेशन इसी ढंग से विद्यालय में करा लें, है ना। ये
ओपन बुक सिस्टम्स के आधार पर जो है एग्जामिनेशन करा लें। इसमें क्या होगा कि अरुण उदय तक के बच्चों को हम इस एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व कर सकें। और इस प्रकार का अगर इस प्रकार की एक सूचना अगर अभिभावकों के बीच में आप प्रसारित कर देते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे अभिभावकों का रुझान, उनकी रुचि इस दृष्टि से विकसित हो जाए और आपके बच्चे जो हैं निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस माध्यम से विद्यालय में जिनका प्रवेश नहीं हुआ है वे प्रवेश ले सकते हैं और आपकी संख्या, बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन हाफ ईयरली जो है ये निश्चित रूप से करा देना। और मैं पुनः कहूंगा ये ऑनलाइन मोड में संभव नहीं है अभी जो वातावरण है, क्योंकि सबके पास में, मैंने पहले ही कहा, एंड्रॉइड नहीं है, बहुत जगह नेटवर्क का एक्सेशन नहीं है। तो इस कठिन परिस्थिति में इसलिए हम सबको इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। और इस चुनौती में अगर हम टेक्निकल तरीके से, थोड़ी सूझबूझ के साथ, सही समझ के साथ अगर हम काम नहीं करेंगे तो आर्थिक मोर्चे पर हम पूरी तरह फेल कर जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर फेल करने का मतलब है कि विद्यालय का संचालन पूर्ण रूप से बाधित हो जाना। अब पूर्ण रूप से बाधित होना का मतलब है कि हमको जितना पीछे जाना चाहिए उससे भी कई गुना पीछे हम चले जाएंगे अगर हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी और हमारा प्रयत्न इस प्रकार से अगर इस पेंडेमिक के पीरियड में नहीं रहा तो। इसलिए इस दृष्टि से भी मेरा सुझाव है कि कैसे इस कठिन परिस्थिति में भी हम, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी निश्चित रूप से एक रास्ता निकाल करके और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमारा प्रयत्न होना चाहिए। आगे जो कि समय अधिक हो रहा है, आगे ये कहना है कि कल होकर के विद्यालय खुलेगा। विद्यालय खुलेगा तो उसके पूर्व की तैयारी भी हमारे मस्तिष्क के स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए इस दृष्टि से बहुत सारे सजेशंस आ गए, सीबीएसई के भी सजेशंस हैं। अभी एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा गाइडलाइन तैयार किया है कि कल होकर के विद्यालय अगर खुलेगा तो कैसे वो चलेगा, किस रूप में चलेगा। 30% या 50% बच्चे जो है वे विद्यालय में एक साथ आएंगे, या तो ऑड इवन नंबर के आधार पर हो सकता है या शिफ्ट के आधार पर हो सकता है, जो भी मोड होगा उस दृष्टि से हमारी तैयारी। और विद्यालय खुलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है विद्यालय का मेंटेनेंस, विद्यालय का रखरखाव। या आज के कोविड-19 की दृष्टि से, बचाव की दृष्टि से जो अनुदेश है सरकार के, उन अनुदेशों का अनुपालन करते हुए अपने विद्यालय को कैसे सुरक्षित रखना, कोविड-19 से कैसे बचा करके रखना, उसके संक्रमण से, यह बहुत बड़ी चुनौती है। विद्यालय तो खुलेगा, अक्टूबर में खुले, नवंबर में खुले, विद्यालय खुलना है। और मैंने ये भी कहा है कि कोई कोरोना के बाद की दुनिया नहीं होती है, अब कोरोना के साथ की दुनिया होती है। अब वही विद्यालय समाज के अंदर चल पाएगा जो विद्यालय समाज के अंदर, बच्चों के अंदर, अभिभावकों के अंदर यह विश्वास पैदा कर सके कि हमारा विद्यालय कोविड-19 से बचाव की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह सेफ एंड साउंड है। या आपने अगर प्रमाणित किया तो निश्चित रूप से आपका विद्यालय आवाज गति से चलता रहा। क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो मीडिया की भी दृष्टि हम पर, जो ऑफिसर्स हैं, नोडल पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों की भी दृष्टि हम पर। उस समय लोग ज्यादा विजिलेंट होकर के देखेंगे, विद्यालयों का इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। और उस समय अगर एक भी केस संक्रमण का अगर निकल गया कहीं पर, तो उस समय सारा विद्यालय फिर महीनों के लिए बंद। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों की समझ है कि कल विद्यालय अगर खुलेगा तो विद्यालय खुलने के बाद हम कैसे विद्यालय को अबाध गति से इस कठिन परिस्थिति में चला सकते। और हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कठिन काम है। हमको मुख्य द्वार से ही व्यवस्था बनानी होगी, हमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बनानी होगी, हमें क्लासरूम सैनिटाइज करना होगा, वाहनों को सैनिटाइज करना होगा। जो हमारे यहाँ आगंतुक आते हैं, अभिभावक आते हैं, उन लोगों को भी पूरी सावधानी से इंटर कराना होगा, उनको प्रवेश देना होगा,
उस मामले में अगर थोड़ा भी हम लिबरल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, तो कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। जो हमारे प्रतिदिन आने वाले बच्चे होंगे, उन बच्चों का थर्मल स्कैनिंग करना, उन बच्चों के लिए हाथ धोने की अच्छी व्यवस्था देनी, शौचालय लघु संकालय की स्वच्छता के स्तर को और अच्छा रखना होगा, क्लासरूम की स्वच्छता के स्तर को अच्छा रखना होगा। विद्यालय के अंदर कोई लिटरेचर आवे, कोई पेपर आवे, उसको भी पूरी सावधानी के साथ विद्यालय में प्रवेश कराना होगा। हमारे जो आचार्य आवे, प्रधानाचार्य आवे, वे सब लोग भी मास्क लगा करके आवे। हमारे कर्मचारी भी पूरी तरह सतर्क रहे। इस प्रकार की परिस्थिति का, एक अच्छी परिस्थिति का निर्माण करके अगर आप विद्यालय का संचालन करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी नहीं होगी। और अगर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई तो वह विद्यालय ही चलेगा, क्योंकि कल की कठिनाई सबसे बड़ी यही है, कल की चुनौती सबसे बड़ी यही है कि विद्यालय खुलने के बाद कौन विद्यालय अपनी संभाल कोविड-19 की दृष्टि से हमारे देश के लिए भी है, हमारे समाज के लिए भी। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में हम सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर बनाना देश को, और उसके लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। लोकल यानी वो हो सकता है हमारे गांव का बनी हुई कोई चीज, गांव में नहीं है, वो हो सकता है कि हमारे जिले की बनी हुई चीज, जिला में भी नहीं है, वो हमारे राज्य की बनी हुई चीज है, वो हमारे लिए लोकल है। हमारे राज्य में भी नहीं है, हमारे देश में है, तो वो हमारे लिए लोकल स्थानीय है। यानी भारत के अंदर जो बनी हुई सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए आज जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, हम देख रहे हैं कि चीन, आज कोरोना वायरस को संपूर्ण दुनिया में चीन ने फैलाया, और इससे ध्यान हटाने के लिए आज संपूर्ण विश्व में चीन जो है एक समस्या बनकर के रह गया, और भारत के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। सीमा पर वो समस्या कर रहा है, सीमा पर हमारे सैनिकों के साथ बहुत घातक झड़प भी हुई है, हम सभी जानते हैं। और हम पूरी दुनिया में चीन के जो ब्रांड्स हैं उनका उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम अपने अभिभावकों में, समाज में, बच्चों में एक जागरूकता पैदा करें स्वदेशी सामग्रियों के उपयोग की दृष्टि से, और साथ ही साथ चीनी सामग्रियों के बहिष्कार की दृष्टि से। इसलिए स्वभाषा, स्वभूषा, इसका जो है निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। विदेशी सामग्रियों का उपयोग हम न करें, चीनी सामग्रियों का बहिष्कार करें। इस दृष्टि से एक वातावरण बनाने की आवश्यकता समाज के अंदर है, क्योंकि आज की बहुत बड़ी चुनौती है इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की, इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने की। क्योंकि अभी जो कोविड-19 का प्रकोप हुआ है, इस प्रकोप के कारण देश की वित्तीय स्थिति भी बहुत कमजोर हो गई है। इससे देश की वित्तीय स्थिति को ठीक करने में इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब लोग क्योंकि इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए केवल हमारे विद्यालय के लिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए है, संपूर्ण देश के लिए है, और वह भी संपूर्ण देश की वित्तीय स्थिति अच्छी हो, हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए इस दृष्टि से भी हमारा सहयोग होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज के इस अवसर पर आपने जो मुझे ये एक मौका दिया था विषय रखने का, तो मैंने एक समय की सीमा में रहकर थोड़ा अधिक समय भी मैंने लिया है, लग रहा है। करते हुए हमने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया है। आपने मुझे मेरा विषय रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार है, धन्यवाद है। और जो लोग भी आज के इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है, उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और जिनके आतिथ्य और आयोजकत्व में हम सब का यह गोष्ठी आयोजित है, श्रीमान प्रदेश सचिव जी भूपेश कुमार घोष जी। विभाग के विद्युत परिषद के इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी बंधुओं को सादर नमन करता हूं, और
मान्यवर दिलीप कुमार झा जी ने वर्तमान परिस्थिति में हम विद्वत जनों का क्या कार्य है, चाहे वो छात्र के अध्यापन के प्रति हो, अभिभावक के प्रति हो, समाज के प्रति हो या इस कोरोना वायरस से लड़ने के प्रति हो, बहुत ही सारगर्भित विषय आ चुका है। संकट का समय है, इसी में विद्वता का परिचय होने वाला है। हम सब विद्वत जन होने के नाते इससे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा विषय आया है, श्रीमान प्रभात जी का भी बहुत अच्छा विषय आया है और ये पूरा विश्वास है कि इसके बाद विभाग के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, अपने विभाग प्रमुख राजेश रंजन जी, सब विभाग प्रमुख अपने विनोद जी और संजय जी और अपने जंगलेश चौरसिया जी मिलकर एक तय करेंगे या अच्छा समय आएगा। इसी विश्वास को लेकर हम इस संकट के समय भी बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेंगे। एक कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री CS पांडे जी। अगर आप का मार्गदर्शन, अध्यक्षीय उद्बोधन अंत में हम सबों को प्राप्त होता है। श्रीमान CS पांडे जी। माननीय श्री गोपेश कुमार घोष जी प्रदेश सचिव, श्री दिलीप कुमार झा क्षेत्रीय सचिव, श्री संजय सिंह प्रधानाध्यापक डिग्री उपाध्याय जी दक्षिण बिहार, राजेश कुमार रंजन विभाग प्रमुख रोहतास, बजरंगी प्रसाद, चंद्रेश्वरी तिवारी, तुम इस सभा में उपस्थित जो अन्य व्यक्ति हैं, पहले सभी को सादर नमन करते हुए मैं अपने बात को आगे बढ़ाता हूँ। यह जो कोरोना वायरस के चलते जो संकट उपस्थित हुआ है, यह अल्पकालिक नहीं है, यह दीर्घकालिक है। इसके कारण जो है ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ की गई है। हर विधा में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं। ऑनलाइन टीचिंग में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। ऑनलाइन टीचिंग सबसे पहले सबके लिए सुगम नहीं है। सभी इसको आसानी से बोधगम्य नहीं है, सभी इसे आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते और इससे बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो हमारे गार्जियंस को उठाना पड़ रहा है। इस ऑनलाइन टीचिंग प्राप्त कराने के लिए हिमाचल के एक किसान को जो उसकी जीविका थी गाय, उसको बेचना पड़ा। तो उसने वो ये भी करके भी लेकिन अपने बच्चे के लिए इसका प्रयास किया। तो इससे ये मालूम होता है कि हमारे गार्जियन जो हैं इसके प्रति बहुत जागरूक हैं और इतनी जागरूकता सभी जो गार्जियन होंगे इतने जागरूक नहीं हो पाएंगे जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। आप सभी गार्जियन जो है इसे करना संभव भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका स्तर इस तरह का नहीं है जिससे कि ये ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर दे सबके लिए। इसमें ये आपने जैसे कि श्री झा जी ने पहले बता चुके हैं इन डिटेल। दिलीप कुमार झा जी जो क्षेत्रीय सचिव रहे हैं उन्होंने डिटेल में बताया है, इसलिए मैं उन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करता। लेकिन उन्होंने जैसे एग्जामिनेशन के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पे बहुत बल दिया था। तो इसके लिए बच्चों को घर पर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर भेजें। इसके एक दिन बाद या थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद जो है उसकी आंसर शीट भेजकर सेल्फ इवेलुएट करने के लिए कहें।
और वो बच्चे स्वयं सेल्फ इवेलुएट करें, जिससे कि उन्हें ये मालूम हो सकेगा कि हम इस सब्जेक्ट में कितना जानते हैं और उनकी किस तरह से अभिरुचि जो है बढ़ेगी। इस कोरोना काल में अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें, क्योंकि कोरोना काल में या अभी जो स्थिति बनी हुई है वो केवल कोरोना ही संकट नहीं है। सर पे जो है विश्व युद्ध मंडरा रहा है। किसी क्षण जो है चीन कुछ भी कर सकता है। अगर चीन कोई भी एक स्टार्ट कर दिया तो ये विश्व युद्ध होना संभावी है। इसलिए हमें इसके लिए भी अपनी तैयारियां रखनी होंगी। जैसे कि पहले समय में लोग जो है कहता है कि जो छात्रों को स्मरण करके ही जो है कहता है कि स्मरण कराते थे, और जिससे कि आज वो विद्या जो है हमारे पास जीवित है। इसलिए हम लोगों का भी पहले आगे के उसमें भविष्य को सोचते हुए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए और कब हो जाए, ये कहना बहुत कठिन है। इसलिए इस पर भी जो है बल दिया जाए। इसमें जो ऑनलाइन टीचिंग का जहाँ तक सवाल है, ऑनलाइन टीचिंग में केवल छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शिक्षक भी सभी पहले से ऑनलाइन टीचिंग के लिए अभ्यस्त नहीं है। इसलिए जितनी जो वो ऐसे क्लासमेट में बताते थे उतनी उनकी इफिशियंसी भी नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे यह बढ़ जाएगी और वे जो है बच्चों को स्तरीय शिक्षा दे पाएंगे। हमें अनुमान है कि यह शीघ्र नहीं दीर्घकालिक योजना होगी, क्योंकि इसमें समय लगेगा। और जहाँ तक कोरोना के लिए पहले बताया ही उन्होंने कि कोरोना के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में तो क्लासेज चलाने में दिक्कत ही है, जब तक कि ये पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हो कि बच्चे जो हैं जो है वो सभी बच्चे कोरोना नेगेटिव हैं। तो इसलिए कोरोना नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव जो है वर्ग के लड़कों को अलग करना होगा। इसलिए कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो सामने है उसे हमें फेस करना है। अब आग्रह करता हूँ। धन्यवाद जी, अपने सहयोगी श्री विनोद कुमार जी से आभार ज्ञापन करते हुए बैठक समाप्त करें। श्रीमान विनोद कुमार जी। उपस्थित सभी विद्वत्तजनों को सादर नमस्कार है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय सचिव मान्यवर दिलीप कुमार झा जी, प्रदेश सचिव मान्यवर श्रीमान भवेश कुमार घोष जी, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान CS पांडे जी, और विभाग संयोजक विद्वत परिषद के डॉक्टर प्रभात कुमार जी, श्रीमान बजरंगी प्रसाद जी, विभाग प्रमुख भागलपुर, श्रीमान राजेश कुमार रंजन जी, विभाग प्रमुख रोहतास, अपने सहयोगी श्रीमान गंगा चौधरी जी, उपस्थित प्रधानाचार्य बंधु भगनी, अन्य विद्वत जन। आज वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर पर एक वेबिनार आयोजित की गई। इसमें सार तत्व यही आया, छात्र, आचार्य, अभिभावक और समाज के बुद्धिजीवी विद्वत जनों का दायित्वों का समायोजन कर
हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस पर विस्तृत चर्चाएं हो चुकी है, वार्ता हुई है। माननीय क्षेत्रीय सचिव श्रीमान दिलीप कुमार झा जी के श्री मुख से अत्यंत सारगर्भित, रोचक और ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम सभी स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। रोहतास विभाग की ओर से कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं मैं। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के माननीय प्रदेश सचिव श्रीमान गोपीश कुमार जी घोष जी का मार्गदर्शन से हम सभी अनुप्राणित हुए हैं। माननीय प्रदेश सचिव जी को भी कोटिशः आभार। विभाग प्रमुख श्रीमान बजरंगी प्रसाद भागलपुर विभाग, उनकी उपस्थिति से हमारे इस वेबिनार की शोभा बढ़ी है। उनके उपस्थिति से ही हम ऊर्जावान हुए हैं। उनकी उपस्थिति के लिए मैं कोटिशः आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान राजेश कुमार रंजन जी, विभाग प्रमुख रोहतास विभाग, कई दिनों से इसमें अपनी ऊर्जा लगा रहे थे। इसको साफल्य करने के लिए आज वह समय देखने को मिला है। इस सफलता के दृष्टिकोण से श्रीमान राजेश कुमार रंजन जी को कोटिशः आभार। श्रीमान गंगा चौधरी जी, रोहतास विभाग के सहयोगी कार्यकर्ता, उनका भी योगदान रहा है इसकी सफलता में। मैं उनको भी कोटिशः आभार व्यक्त करता हूँ। संपूर्ण ज्ञान गंगा का प्रवाह करने वाले उपस्थित विद्वत्तजन, जिन्होंने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में हमारे कार्यक्रम के समय को आरक्षित रखा और अपना मार्गदर्शन प्राप्त किया, रोहतास विभाग की ओर से सभी विद्वत्तजनों को कोटिशः आभार व्यक्त करता हूँ। विद्या भारती के कार्य को गति प्रदान करने वाले और योजना के केंद्र बिंदु सम्माननीय उपस्थित प्रधानाचार्य जी अपने अपने कार्य क्षेत्र से विद्वत्तजनों को जोड़ने का प्रयास किया। इसके लिए सभी प्रधानाचार्य जी बंधु भक्ति को हृदय की गहराई से कोटिशः आभार, साधुवाद। अन्य आज के इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने में अपने वरिष्ठ प्रधानाचार्य जी श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमान जंगलेश प्रसाद चौरसिया जी को भी कोटिशः आभार। आज के संपूर्ण कार्यक्रमों का संकलन करने वाले श्रीमान विष्णु कुमार जी, प्राचार्य ITI तिलोथो को भी साधुवाद, आभार। एक बार समस्त रूप में सबको आभार और धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद। कल्याण मंत्र एक पंक्ति दोहराएंगे, शेष लोग मन ही मन दोहराएंगे। कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी जनों को नमस्कार। नमस्ते।